नमस्कार। आज हम गोता लगाएंगे कुछ अहम खबरों और घटनाओं में जो 6 अक्टूबर 2025 के आसपास चर्चा में रहीं। नमस्कार। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से जानकारी है। बैंकिंग है, सरकारी योजनाएं, खेल, दुनिया भर की बातें और भी बहुत कुछ। देखिए, मकसद सिर्फ खबरें जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनका मतलब क्या है, ये क्यों अहम है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि चीजों को थोड़ा गहराई से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खोजबीन। बिल्कुल। कहाँ से शुरू करें? अर्थव्यवस्था? हाँ, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग जगत से ही करते हैं। एक अहम पड़ाव आया है वहाँ। हाँ, रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी गोल्डन जुबली मनाई है, मतलब 50 साल पूरे किए हैं। 50 साल? ये तो वाकई एक बड़ा मील का पत्थर है। सही में, ये सिर्फ एक सालगिरह नहीं है, ये तो ग्रामीण भारत के बैंकिंग इतिहास का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, इनकी शुरुआत कब और क्यों हुई थी, जरा ये बताइए। इनकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। सोचिए, गांधी जयंती के दिन, 50 साल पहले। ओह अच्छा। और मकसद बिल्कुल साफ था, दूर दराज के गांवों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना। किसानों, मजदूरों, छोटे कारीगरों को मतलब आसानी से कर्ज मिल सके और उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी निकालना था। हाँ, वो तो उस वक्त की बड़ी जरूरत थी। बिल्कुल। और देखिए, ये बैंक सीधे तौर पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत काम करते हैं। ओके। लेकिन इनकी जो रोजमर्रा की निगरानी है, मदद है, वो जिम्मा नाबार्ड संभालता है। नाबार्ड, हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी। नाबार्ड का रोल यहाँ काफी अहम लगता है फिर। हम अक्सर इसका नाम सुनते हैं, खासकर खेती किसानी के मामलों में। ये संस्था असल में करती क्या है? देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। और ये सिर्फ आरआरबीज की निगरानी ही नहीं करता, ये दरअसल कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फाइनेंस का मतलब पैसों का सबसे बड़ा स्रोत है देश में। अच्छा। हाँ, चाहे वो सिंचाई की परियोजनाएं हों या गांव में सड़कें बनानी हों या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उनको बढ़ावा देना हो। हाँ, नाबार्ड इन सब में मदद करता है। तो दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई जहां पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता, स्टेबिलिटी देखता है, राइट। वहीं नाबार्ड खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़कर उसे मजबूत करने का काम करता है। और आरआरबीज इसमें उसके सबसे महत्वपूर्ण सिपाही हैं, कह सकते हैं। 50 साल एक बहुत लंबा सफर है। क्या आज भी मतलब ये डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक के जमाने में आरआरबीज उतने ही जरूरी हैं? उनकी भूमिका में कुछ बदलाव आया है? सवाल बहुत अच्छा है आपका। देखिए, डिजिटल बैंकिंग शहरों में तो शायद आम हो गई हो। हाँ, काफी हद तक। पर भारत के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां आज भी कनेक्टिविटी एक मसला है, डिजिटल साक्षरता भी एक चुनौती है। सही बात है। तो वहां आरआरबीज की जो फिजिकल मौजूदगी है, हाँ। लोगों से सीधा संपर्क, वो आज भी बहुत मायने रखता है। हाँ, ये सच है कि अब आरआरबीज भी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस ला रहे हैं, एटीएम्स लगा रहे हैं। ओके। तो उनकी भूमिका अब सिर्फ कर्ज देने तक नहीं रही, वो ग्रामीण ग्राहकों को मॉडर्न बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का एक जरिया भी बन रहे हैं। तो प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि उसका स्वरूप, उसका रूप बदल रहा है। समझ गए। ये तो हुई बैंकिंग की बात। अब अर्थव्यवस्था का एक और बैरोमीटर होता है जीएसटी कलेक्शन। सितंबर 2025 के आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं? सितंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन रहा है 1.89 लाख करोड़। 1.89 लाख करोड़। जी। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ महीनों या फिर पिछले साल के इसी महीने के आंकड़ों से तुलना करनी होती है। हाँ, ट्रेंड देखना होता है। बिल्कुल। अगर लगातार अच्छा कलेक्शन आ रहा है तो ये दिखाता है कि देश में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, खपत में इजाफा हो रहा है। ये सरकार के रेवेन्यू के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही ये अर्थव्यवस्था की सेहत का भी एक संकेत देता है। हाँ, पर इसमें ये भी देखना होता होगा कि ये बढ़ोतरी कहाँ से आ रही है, मतलब टिकाऊ है या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आंकड़ों के पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी है कि कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और क्या ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी। सही है। चलिए, अब कुछ राष्ट्रीय पहलों पर गौर करते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण से जुड़ी हुई। भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। कहाँ पर और इसका क्या महत्व है? ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कूनो? जी हाँ, वहीं जहाँ चीते लाए गए थे। जी हाँ, वही पार्क जहाँ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। और ये भारत में अपनी तरह की पहली सफारी है। अच्छा। इसका एक मकसद तो है पर्यटन को बढ़ावा देना, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद है लोगों में वन्य जीव संरक्षण, खासकर चीतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ये जरूरी है। और ये एक तरह का प्रयोग भी है
कि क्या हम इन शानदार जानवरों को उनके इस नए घर में सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं। इस पर सबकी नजरें हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, संरक्षण की बात चली है तो पर्यावरण से जुड़ी और भी कई खबरें हैं। एक पीएम सेतु स्कीम बिहार में लॉन्च हुई है। इसका क्या मकसद है? पीएम सेतु स्कीम का फोकस है स्किल डेवलपमेंट पर। स्किल डेवलपमेंट, ओके। इसके तहत बिहार में 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITIs उनको आधुनिक बनाया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। 1000 ITIs, काफी बड़ा नंबर है। हाँ, आज के दौर में उद्योगों को जैसे स्किल्ड लोगों की जरूरत है, ये योजना युवाओं को वैसे हुनर सिखाने में मदद करेगी। बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां युवाओं की इतनी बड़ी आबादी है, ये पहल रोजगार के मौके बढ़ाने में काफी अहम साबित हो सकती है। ये सीधे तौर पर सड़क या पुल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, पर ये ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है। सही बात है। कौशल विकास भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। बिल्कुल। और पर्यावरण के मोर्चे पर नमो नाम से कई पहलें सामने आई हैं, जैसे राजस्थान में पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क और मानेसर में नमो वन। ये क्या है? हाँ, ये दिलचस्प ट्रेंड है कि नमो ब्रांडिंग कई अलग अलग क्षेत्रों में दिख रही है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। राजस्थान के अलवर में जो नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है, वो स्थानीय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के संरक्षण का एक केंद्र बनेगा। इसी तरह हरियाणा के मानेसर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नमो वन की आधारशिला रखी है। अच्छा। ये शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाने और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का प्रयास है। ये दोनों पहले दिखाती हैं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मतलब कोशिश तो यही दिख रही है। हाँ, कम से कम कागजों पर तो यही लगता है। जमीनी हकीकत वक्त बताएगा। और इसी कड़ी में एक तकनीकी पहल भी है, नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। बिल्कुल। ये IIT भुवनेश्वर में बन रही है, करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से। IIT भुवनेश्वर सेमीकंडक्टर। जी। भारत सेमीकंडक्टर के फील्ड में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट R&D बहुत जरूरी है। वो तो है। ये लैब उसी दिशा में एक कदम है। यहाँ भविष्य के चिप डिजाइनर्स और इंजीनियर्स तैयार होंगे। अब ये देखना रोचक है कि नमो नाम का इस्तेमाल बायोडाइवर्सिटी पार्क से लेकर सेमीकंडक्टर लैब तक क्यों हो रहा है। क्या ये एक सोची समझी राजनीतिक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है? हो सकता है। या फिर इन विभिन्न पहलुओं को एक साझा राष्ट्रीय मिशन के तौर पर पेश करने की कोशिश? ये सोचने वाली बात है। वाकई। चलिए अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने फिर कमाल किया है। जी हाँ, मीराबाई चानू, उन्होंने नॉर्वे में हुई 2025 विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये उनकी लगन और प्रतिभा का एक और सबूत है। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद भी उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा है। हाँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारतीय खेल जगत के लिए गर्व की बात है और युवा एथलीट्स के लिए प्रेरणा भी है। सही कहा। और पैरा एथलीट्स ने भी देश का नाम रोशन किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्या नतीजे रहे? ये चैंपियनशिप नई दिल्ली में ही आयोजित हुई थी। अच्छा, अपने ही देश में? जी। और भारतीय पैरा एथलीटों ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। कुल 18 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। 18 मेडल्स। जी, कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत में पैरा स्पोर्ट्स को लेकर माहौल बदल रहा है। सुविधाएं शायद बेहतर हो रही हैं और हमारे पैरा एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी से कम नहीं है। उनकी सफलता सिर्फ मेडल्स तक सीमित नहीं रहती, ये समाज की सोच बदलने में भी मदद करती है। बिल्कुल। और भारत अब अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का एक पसंदीदा मेजबान भी बनता जा रहा है। बैडमिंटन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? अगली BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भारत के गुवाहाटी शहर में आयोजित होगी। गुवाहाटी में? जी। ये एक और मौका होगा दुनिया को दिखाने का कि भारत बड़े खेल आयोजनों को सफलतापूर्वक आयोजित कर सकता है। हाँ, और इससे स्थानीय स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलता होगा। बिल्कुल। और युवाओं में खेल के प्रति रुचि भी बढ़ती है। सही है। खेल से हटकर एक अहम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत को मिला है, ISSA अवार्ड। ये किस लिए दिया गया है? ISSA मतलब इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। ओके। भारत ने 2025 का ये अवार्ड जीता है उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा उपलब्धि के लिए, और भारत दुनिया का 5वां देश बना है जिसे ये सम्मान मिला है। उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा उपलब्धि, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी उपलब्धि? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसमें शायद सरकार की जो जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, या फिर कोविड के दौरान जो सामाजिक सहायता दी गई, हाँ, शायद उन जैसी पहलों का योगदान हो सकता है। पूरी डिटेल तो देखनी होगी,
परिया अवार्ड भारत के सोशल सिक्योरिटी कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली एक बड़ी मान्यता है। ये तो अच्छी बात है। जी। और आखिर में ब्रांडिंग की दुनिया से एलन सोली ने किसे अपना नया चेहरा बनाया है? जाने माने क्लोथिंग ब्रांड एलन सोली ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सानिया मिर्जा को? जी। ये आजकल आम बात हो गई है कि कंपनियां अपनी पहचान बनाने और ग्राहकों से जुड़ने के लिए मशहूर खिलाड़ियों या फिल्मी सितारों का सहारा लेती हैं। हाँ, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। बिल्कुल। सानिया मिर्जा की अपनी एक पहचान है, खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच, जिसका फायदा ब्रांड को मिल सकता है। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा दुनिया भर की हलचल और भूगोल पर नजर डालते हैं। अरब सागर में एक चक्रवात आया था, शक्ति। इसके बारे में क्या जानकारी है? जी, चक्रवात शक्ति अरब सागर में बना था और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका ने? अच्छा। हाँ। देखिए, अरब सागर में चक्रवातों की संख्या और उनकी तीव्रता, मतलब उनकी ताकत, हाल के वर्षों में बढ़ी है। हाँ, ये सुनने में आया है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज से भी जोड़कर देखते हैं। ये चक्रवात न सिर्फ तटीय इलाकों में तबाही मचाते हैं, बल्कि मौसम के पैटर्न पर भी असर डालते हैं। खतरनाक होते हैं ये? बहुत। हर चक्रवात हमें बेहतर तैयारी और चेतावनी प्रणालियों की जरूरत याद दिलाता है। सही है। अच्छा, रक्षा सहयोग भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अहम हिस्सा है। भारत और ब्रिटेन के बीच कंकड़ 2025 अभ्यास हुआ। इसका क्या महत्व है? कंकड़ भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक सालाना द्विपक्षीय अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज। हर साल होता है? जी, लगभग। ऐसे अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक दूसरे की कार्यप्रणाली समझने, साथ मिलकर काम करने का अनुभव हासिल करने और जो समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उनसे निपटने की तैयारी करने में मदद करते हैं। ओके। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक गमागमी बढ़ रही है, उसे देखते हुए ब्रिटेन जैसे देशों के साथ नौसैनिक सहयोग भारत के लिए काफी मायने रखता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। बिल्कुल। और एक और नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भारतीय नौसेना ने क्या किया? ये सिंगापुर में हुआ एक मल्टीनेशनल अभ्यास था, कई देशों ने हिस्सा लिया। अच्छा। और इसका फोकस था पनडुब्बी बचाव कार्यों पर, सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस। सबमरीन रेस्क्यू, ये तो काफी स्पेशलाइज्ड चीज है। हाँ, बहुत। भारतीय नौसेना ने इसमें अपनी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी DSRV प्रणाली का प्रदर्शन किया। DSRV? जी। ये दिखाता है कि भारत के पास ना सिर्फ अपनी पनडुब्बियों को बचाने की क्षमता है, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर मित्र देशों की मदद भी कर सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी क्षमता है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नौसैनिक ताकत और विशेषज्ञता दिखाने का एक मौका था। भूगोल से जुड़े एक अनोखी खबर है। भारत के एकमात्र मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ। ये कहाँ है और ये मड वॉल्केनो होता क्या है? ज्वालामुखी जैसा कुछ? ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बराटांग द्वीप पर। बराटांग द्वीप? हाँ, और इसमें करीब 20 साल बाद फिर से विस्फोट हुआ है। 20 साल बाद? जी। देखिए, मड वॉल्केनो असल में ज्वालामुखी नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। अच्छा। इनमें से लावा नहीं निकलता। ये जमीन के नीचे से निकलने वाली मीथेन जैसी गैसों और गर्म पानी के साथ मिट्टी और कीचड़ के बाहर आने से बनते हैं। ओह, तो कीचड़ का ज्वालामुखी? हाँ, कह सकते हैं। इनका आकार भी छोटा होता है। बराटांग का मड वॉल्केनो भारत में अपनी तरह का अकेला है। अकेला पूरे भारत में? जी, इसलिए ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से काफी दिलचस्प है। टूरिस्ट भी जाते हैं देखने। और अंडमान निकोबार से जुड़ा एक सामान्य ज्ञान का सवाल भी अक्सर आता है। इन दोनों द्वीप समूहों को कौन सी रेखा अलग करती है? हाँ, ये काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल? जी, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो इन दोनों के बीच से गुजरती है। ओके, ये याद रखने वाली बात है। चलिए अब कुछ और जरूरी बातों पर आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण दिन, निधन और कुछ दूसरी खबरें। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। जी, हर साल 5 अक्टूबर को दुनिया भर में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल, शिक्षकों का योगदान तो सबसे अहम है। निस्संदेह, समाज के निर्माण में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और 4 से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक भी मनाया जा रहा है। इस साल की थीम क्या है? इस साल 2025 की थीम है लिविंग इन स्पेस। लिविंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में रहना। हाँ, ये थीम काफी भविष्यवादी है, फ्यूचरिस्टिक है और दिखाती है कि इंसान अब सिर्फ अंतरिक्ष को जानने समझने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वहां लंबे समय तक रहने और काम करने की संभावनाएं तलाश रहा है। जैसे स्पेस स्टेशन पर? बिल्कुल।
स्पेस स्टेशन से लेकर चांद और मंगल पर बेस बनाने तक की बातें सब इसी दिशा में जाती हैं। अंतरिक्ष से ही जुड़ी एक और खबर है ना, नासा के IMAP मिशन की। इसका मकसद क्या है? नासा का IMAP मिशन, इसका पूरा नाम है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। ओके। ये हमारे सौर मंडल का जो सुरक्षा कवच है, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं, उसका अध्ययन करेगा। हेलियोस्फीयर, ये क्या होता है? ये समझिए कि एक बुलबुला है जो सूरज से निकलने वाली सौर हवाओं से बनता है और हमें बाहरी खतरनाक कॉस्मिक किरणों से बचाता है। अच्छा। तो IMAP इसे समझेगा। साथ ही ये मिशन स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम को भी समझेगा। स्पेस वेदर, इसका हम पर क्या असर पड़ता है? इसका असर हमारे सैटेलाइट्स पर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर और यहाँ तक कि पृथ्वी पर पावर ग्रिड्स पर भी पड़ सकता है। ओह। तो इस मिशन से मिली जानकारी भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और पृथ्वी पर हमारी टेक्नोलॉजी के लिए काफी अहम होगी। जरूरी मिशन लगता है ये। बिल्कुल। हाल ही में एक जाने माने पत्रकार और लेखक टी.जे.एस. जॉर्ज का निधन हो गया। उनके बारे में कुछ बताएं। टी.जे.एस. जॉर्ज साहब भारतीय पत्रकारिता के एक दिग्गज थे। 97 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 97 साल? जी। उन्होंने कड़ी अखबारों और पत्रिकाओं की शुरुआत की या उन्हें संभाला। उनकी लेखनी बेहद पैनी और विचारोत्तेजक मानी जाती थी। उन्हें 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए वाकई एक बड़ी क्षति है। हाँ, ऐसे लोगों की कमी महसूस होती है। बिल्कुल। एक संस्थागत खबर है, UPSC ने अपना नया लोगो जारी किया है। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, 100 साल पूरे कर रहा है। 100 साल? जी। इसी मौके पर उसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है जो सिविल सेवाओं के लिए भर्ती करती है। तो ये एक तरह का इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन है। सही। एक किताब भी चर्चा में है, महात्मा गांधी और पर्यावरण। इसके लेखक कौन है और ये क्यों महत्वपूर्ण है आज? ये किताब लिखी है TN खोसू ने। TN खोसू? जी। और ये आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी चुनौतियां हैं। ये किताब गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता को सामने लाती है। गांधी जी ने सादगी पर, जरूरतें कम करने पर और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने पर जोर दिया था। उनके विचार तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। ये किताब हमें याद दिलाती है कि विकास का गांधीवादी मॉडल शायद आज के पर्यावरण संकट का एक समाधान हो सकता है। इस पर सोचने की जरूरत है। जरूर। और अंत में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जी। उन्होंने करीब 825 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 825 करोड़? हाँ, इसमें सड़कें, पुल या दूसरी बुनियादी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। डिटेल्स देखनी होंगी, पर यह दिखाता है कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बना हुआ है, जो किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जरूरी माना जाता है। तो ये थी आज की हमारी पड़ताल, जिसमें हमने बैंकिंग से लेकर अंतरिक्ष तक और पर्यावरण से लेकर खेल तक कई अहम मुद्दों को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी सारे विषयों पर बात हुई। आज की इस पूरी चर्चा से आपके हिसाब से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? क्या रुझान दिख रहे हैं? देखिए, अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखें तो कुछ ट्रेंड्स तो साफ नजर आते हैं। एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर GST कलेक्शन जैसे आंकड़े थोड़ी उम्मीद जगाते हैं। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ITIs हों, टेक्नोलॉजी के लिए सेमीकंडक्टर लैब हो या फिर सामान्य विकास परियोजनाएं। हाँ, ये तो दिखा। खेल में भारत लगातार अच्छा कर रहा है, पैरा एथलीट्स भी कमाल कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, चाहे वो रक्षा सहयोग हो या सामाजिक सुरक्षा, भारत अपनी पहचान बना रहा है। पर्यावरण और विज्ञान पर भी ध्यान है, भले ही रफ्तार शायद उतनी तेज न लगे जितनी जरूरत है। और हाँ, वो नमो ब्रांडिंग का लगातार दिखना, हाँ, वो एक पैटर्न है। वो एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है जो इन विभिन्न पहलुओं को एक धागे में पिरोने का काम कर रही है। कुल मिलाकर ये एक ऐसे देश की तस्वीर उभरती है जो कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहीं सफलता मिल रही है, कहीं चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, खासकर टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के संदर्भ में। हाँ। भारत एक तरफ सेमीकंडक्टर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जो बहुत जरूरी भी है। हाँ। दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, जैसा कि वो गांधी जी के विचारों वाली किताब हमें याद दिलाती है। सही बात है। तो क्या भविष्य में भारत इन दोनों के बीच संतुलन साध पाएगा? क्या हम हाईटेक विकास के साथ साथ सस्टेनेबल यानी टिकाऊ रास्ते पर भी चल पाएंगे,
ये सवाल मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी अहम होता जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है।